Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। यानी आज समझेंगे कि पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पैरामीशियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का लिंक आप इजीली स्टैब्लिश कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको यूपी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स, इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो यदि आप या आपका कोई भी फ्रेंड इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आप हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, तो अगर हम पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि पैरामीशियम का जो डायग्राम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम पेलिकल यानी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग मैंने ऑलरेडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था कि जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम पेलिकल के अंदर जाएंगे, पेलिकल के अंदर जाते ही आपको एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा, एक बोल सकते हो कैविटी देखने को मिल जाएगा जहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये जो डेंस फ्लूइड है, अब इस डेंस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं और इस साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म वो वाला पार्ट होगा जो बिल्कुल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। तो जैसे आप ये देख रहे हो कलर थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो ये जो पेरिफेरी पे जो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उस साइटोप्लाज्म को हम नाम देंगे एक्टोप्लाज्म। उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे एक्टोप्लाज्म। और जो पेरिफेरी के बाद वाला जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसको नाम देंगे एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो पेरिफेरी या पेरिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। और अंदर की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म का, उसको क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्म नाम देंगे। ठीक है, अब इनका ये जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है, इसका अलग अलग फंक्शन प्रेजेंट होता है, अलग अलग पार्ट होगा। क्या किस तरीके से फंक्शन में पार्ट करते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहां तक की चीजों को हम क्या है एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये जो एक्टोप्लाज्म है एक नैरो यानी छोटा सा पेरिफेरल क्लियर एंड डेंस आउटर जोन होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। यानी एक्टोप्लाज्म को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। क्या नाम से जान सकते हैं? कॉर्टेक्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये जो एंडोप्लाज्म है इसको मेड्यूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम मेड्यूला भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं पैरामीशियम के, जिनमें से एक को हम बोलते हैं इंफ्रासीलियरी, एक को बोलेंगे इंफ्रासीलियरी सिस्टम और दूसरा क्या है? ट्राइकोसिस्ट। तो प्लीज पीडीएफ में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इंट्रा नहीं होगा, इंफ्रासीलियरी होगा। ठीक है, आई थिंक ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो ये इंफ्रासीलियरी सिस्टम यानी क्या होगा आपका? इंफ्रासीलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म के अंदर आप दो स्ट्रक्चर देख पाओगे, एक होगा इंफ्रासीलियरी सिस्टम और एक होगा ट्राइकोसिस्ट का सिस्टम। ठीक है, अब ये जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है, इसी इंफ्रासीलियरी सिस्टम की मदद से जो आप देखते हो सीलिया निकल रहा होता है, वो सीलिया निकला हुआ होता है। ठीक है, अब इस इंफ्रासीलियरी सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी जहां से क्या है? सीलिया ओरिजिनेट होता है। और उसके अलावा आपको काइनेटोडस्मेटा भी देखने को मिल जाता है। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि एक्टोप्लाज्म क्या होगा? पेरिफेरल वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आपको इंफ्रासीलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्म है, क्योंकि ये मेजर वाला पार्ट है, एक्टोप्लाज्म तो सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, उसके अलावा जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट आपका क्या होगा, एंडोप्लाज्म। अब ये जो एंडोप्लाज्म है लार्ज होगा, सेंट्रल होगा, ग्रेनुलर होगा। ग्रेनुलर का मतलब इसके ग्रेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या है, सेमी फ्लूइड इनर जोन, ठीक है, सेमी फ्लूइड इनर जोन होगा जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म का जो मेजर पार्ट है वो किस फॉर्म में होता है, एंडोप्लाज्म की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर ही जो मेजर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी जितने भी मेजर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो जितने ही बोल सकते हैं टिपिकल सेल कंपोनेंट हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसका राइबोसोम, न्यूक्लियाई, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एंडोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एक्टोप्लाज्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पैरामीशियम बुर्सारिया है, ठीक है, पैरामीशियम बुर्सारिया के अंदर आप देखोगे कि इनके एंडोप्लाज्म के अंदर एक आपको एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी जो ये जो पैरामीशियम बुर्सारिया है इसके एंडोप्लाज्म के अंदर आपको एक जूक्लोरेला या बोल सकते हो सिम्बायोटिक एल्गा है जिसको हम बोलते हैं जूक्लोरेला, ये प्रेजेंट होता है। और ये जो जूक्लोरेला है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एल्गा है तो ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक्टोप्लाज्म के अंदर आपको इंफ्रासिलियरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इंफ्रासिलियरी सिस्टम को थोड़ा डिटेल करेंगे कि इंफ्रासिलियरी सिस्टम किस तरीके का दिखता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आपका इंफ्रासिलियरी सिस्टम है। तो ये क्या है, पेलिकल से अटैच्ड सिस्टम होगा। अब मैंने जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाला स्ट्रक्चर जो लेक्चर था उसके अंदर पेलिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल किया है, तो आप एक बार जाके वो जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर है उसको देख लेंगे, जिससे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैंने वहां पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर फिर से डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद फिर समझेंगे कि इंफ्रासिलियरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब मैंने जब बोला था आपको कि जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम के ऊपर जो पेलिकल है, पेलिकल बेसिकली क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस्ड होते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था, ऐसे इसको मान लो ये जो हाथ है एक कपड़ा है, और इस कपड़े को मैंने ऐसे हेक्सागन की फॉर्म में काट रखा है, और उसको काटने के बाद क्या है, अंदर की तरफ ऐसे दबा रखा है। तो देखोगे कि ऊपर की साइड तो कपड़ा होगा, फिर अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा, ऐसे डिप्रेशन आएगा, ठीक है। अभी जो डिप्रेशन आता है, इस डिप्रेशन की वजह से साइड साइड में स्पेस खाली बन जाते हैं, ठीक है, ये स्पेस खाली बन जाते हैं। इन खाली स्पेसेस को हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। इन खाली स्पेसेस को क्या नाम देंगे, इनको बोलेंगे एल्व्यूलाई। और ये क्या है, हर एक पेलिकल के सेंटर से आपको एक सीलिया निकलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी हर एक हेक्सागोनल जो आपका पेलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके हर एक हेक्सागन से सेंटर से एक सीलिया निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर इस सीलिया को अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रेस करें, पीछे की तरफ जाके देखें, तो हम पाएंगे कि जो सीलिया है, सीलिया का जो ओरिजिनेशन होता है एक इस तरीके के प्रोजिनेटर सेल से होता है जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो सीलिया ओरिजिनेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, बेसल बॉडी से हो रहा है। और बेसल बॉडी बेसिकली आप बोल सकते हो डेरिवेटिव्स होता है सेंट्रियोल्स का, या तो सेंट्रियोल होगा या सेंट्रियोल का डेरिवेटिव होगा। तो ये याद रखना कि बेसल बॉडी के पास खुद से डिवाइड करने की क्षमता होती है, वो खुद से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मैंने इसको मेंशन नहीं किया बट यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी या तो सेंट्रियोल होगा, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ सेंट्रियोल, डेरिवेटिव्स ऑफ सेंट्रियोल। अब क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ सेंट्रियोल है तो इसके पास क्या है, डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, इनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। इसलिए जो ये आपके बेसल बॉडी है इनको प्रोजिनेटर सेल्स भी बोल सकते हैं, यानी सीलिया का प्रोजिनेटर सेल्स है, यानी सीलिया बनाने के लिए बेसल बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप ये पूरे लेक्चर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो आप RL कोटपाल का मॉडर्न जो बुक है इन्वर्टिब्रेट्स का, वो वाली बुक आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा इस तरीके से फ्लॉट भी हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो या परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक आपको, फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो हमने RL कोटपाल बुक से ही बनाया है। और ये मुझे लगता है इन्वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स की स्टडी के लिए RL कोटपाल बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एक बार जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं और वहां से उसको खरीद के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, एक बार जाकर जरूर ट्राई कीजिए, उसको खरीदिए, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा कि जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी कैसा होता है, एक सेंट्रियोल या सेंट्रियोल का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब इसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन होगा, तो ये जितने भी बेसल बॉडी हैं ये सारे क्या हैं, इसी बेसल बॉडी की वजह से क्या है, सीलिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस बेसल बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, वो तो खाली होता है, लेकिन उसका जो पेरिफेरी है, जो बेसल बॉडी का पेरिफेरी है, वो क्या है, इस तरीके से ट्रिपलेट फिब्रिल से बन के बनता है, यानी 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स होंगे, और ये जो 9 ट्रिपलेट फिब्रिल है वो बेसल बॉडी का क्या है, पूरा का पूरा पेरिफेरी बनाएगा। जैसे सपोज करो ये बेसल बॉडी का पेरिफेरी है, ये इस तरीके से बीच में खाली स्ट्रक्चर है और ये चारों तरफ पेरिफेरी है, तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, इस तरीके से 9 ट्रिपलेट फिब्रिल आएंगे, यानी 3-3 वाले जो फिब्रिल हैं उसके 9 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे या 9 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से 9 होंगे, तब जाके ये क्या है, ये पूरा का पूरा बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सीलिया है, सीलिया बनाने के लिए उसका जो प्रोजेनेटर सेल्स होगा वो आपका बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस तरीके से पेलिकल के अंदर, या बोल सकते हैं कि एक्टोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसल बॉडी की बात करें तो बेसल बॉडी इज ऑल्सो नॉन एज काइनेटोसोम। ये पॉइंट याद रखना है कि बेसल बॉडी को हम काइनेटोसोम भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द थिकेंड बेसल एंड ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ द सीलियम, या सीलिया का जो पेरिफेरल, जैसे जनरली मैंने आपको लास्ट स्ट्रक्चर में बताया था कि सीलिया का अगर हम डायग्राम देखें तो सीलिया का डायग्राम ऐसे होता है कि डपलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से 9+2 अरेंजमेंट होता है। सीलियम का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। तो जो उसका पेरिफेरल फिब्रिल है, यानी जो 9 वाला फिब्रिल है, वही पेरिफेरल फिब्रिल क्या करता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो सेंट्रल फिब्रिल ऑफ द सीलियम डू नॉट एंटर इन द बेसल बॉडी, यानी जो सीलिया का जो सेंट्रल फिब्रिल है, यानी जो ये 2 वाला पार्ट है, ये जो 2 वाला पार्ट है, ये बेसल बॉडी को बनाने में हेल्प नहीं करता, इसलिए जो बेसल बॉडी का सेंट्रल पार्ट है वो खाली होता है, हॉलो होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें जो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंफ्रासिलियरी सिस्टम में एक तो होता है बेसल बॉडी, अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं काइनेटोडेस्मेटा। उसको क्या बोलेंगे, काइनेटोडेस्मेटा। तो आप ये देखोगे कि ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये रेड स्ट्रक्चर क्या है, ये तो आपका बेसल बॉडी है, ठीक है। अब बेसल बॉडी से होगा क्या कि यहां से कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकलते हैं, और ये जो निकलने वाले फाइबर्स हैं यही क्या है, बाद में जाके काइनेटोडेस्मेटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि काइनेटोडेस्मेटा आर ए सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइब्रिल इन द एक्टोप्लाज्म ऑफ द सीलिड्स, यानी ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्टोप्लाज्म वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, और एक स्पेशलाइज सिस्टम है फिब्रिल्स का, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, सिंगल काइनेटोडेस्मम फाइब्रिल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी, यानी इस पूरे काइनेटोडेस्मेटा का जो सिंगल फाइब्रिल है या सिंगल फाइबर है वो कहाँ से निकलता है, आप ये डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक सिंगल फाइबर है, ठीक है। ये काइनेटोडेस्मेटा का सिंगल फाइबर है और ये कहाँ से निकल रहा है, बेसल बॉडी से निकल रहा है, डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि सिंगल काइनेटोडेस्मल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम एंड ज्वाइंस विद द अदर टू फॉर्म्स द बंडल ऑफ काइनेटोडेस्मेटा, यानी इस तरीके से हर एक बेसल बॉडी से एक एक फाइबर निकलेगा और वो बाद में जाके जुड़ के पूरा का पूरा क्या बना देता है, काइनेटोडेस्मेटा वाला सिस्टम बना देगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी जो काइनेटोडेस्मेटा होता है इसके अंदर हम फाइबर्स के नंबर्स की बात करें तो ये फिक्स रहता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ये याद रखना है। यानी नंबर ऑफ फिब्रिल्स इन ईच काइनेटोडेस्मा इज कांस्टेंट विच इज
5, यानी ये जो टोटल स्ट्रक्चर है काइनेटोडेस्माटा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फाइबर है वो कितना होगा, 5 होगा। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काइनेटोडेस्माटा के अंदर टोटल कितने फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 5 फाइबर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर को मैंने RL कोटपाल बुक से बनाया है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इवन स्क्रीन के ऊपर भी वो बुक का एफिलिएट लिंक आपको दिख रहा होगा, तो आप जाके वहां से उसको परचेज कर सकते हैं ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन एक बार आप चाहते हैं दोबारा से पढ़ने के लिए तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं। अब ये जो काइनेटी है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सीलिएट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है काइनेटी। इस काइनेटी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म्ड बाय द काइनेटोसोम्स। काइनेटोसोम्स के थ्रू बनाने वाला जो स्ट्रक्चरल यूनिटी होता है उसको काइनेटी बोलते हैं, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो एंड देयर काइनेटोडेस्माटा। यानी काइनेटोडेस्माटा के अंदर जो फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटी बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट। अब ट्राइकोसिस्ट क्या होता है उसको एक बार समझते हैं। ट्राइकोसिस्ट को समझने से पहले हमें ये डायग्राम दोबारा से समझना होगा। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में आप पाओगे कि यहाँ पर क्या है कि जब इंफ्रासिलियरी सिस्टम हम बना रहे होते हैं तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्माटा। अब क्या है, बेसल बॉडी, दो बेसल बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दो बेसल बॉडी के बीच में एक आपको ट्राइकोसिस्ट वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो जो अरेंजमेंट होगा पूरा का पूरा पेलिकल पे वो कैसे होगा, बेसल बॉडी ट्राइकोसिस्ट, बेसल बॉडी ट्राइकोसिस्ट, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अरेंज होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहीं पे हमने देखा है कि जो ट्राइकोसिस्ट होता है, ट्राइकोसिस्ट की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम आप देख रहे हो ये ट्राइकोसिस्ट का है। ठीक है, तो ट्राइकोसिस्ट के अंदर बेसिकली दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा। एक इस तरीके से दिखने को मिलेगा जिसको शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है, और एक को बोलेंगे टिप। तो जो ट्राइकोसिस्ट है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, एक होगा शाफ्ट, ठीक है, एक होगा शाफ्ट और दूसरा क्या होगा, टिप। और टिप के ऊपर एक इस तरीके से कैप लाइक कवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, जनरली ये जो ट्राइकोसिस्ट है अभी तक इसका ज्यादा अच्छे से फंक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे सपोज करो कि ये जो पैरामीशियम है किसी बैक्टीरिया के साथ चिपकता है या किसी सबस्ट्रेटम के साथ फॉर्म कनेक्शन चाहता है, तब उस कंडीशन में क्या है कि जो ट्राइकोसिस्ट रिलीज होता है, उसका जो पिन है वो रिलीज होता है और वो सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स हो जाता है, इस तरीके से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी जो ट्राइकोसिस्ट है बेसिकली अपने आप रिलीज नहीं होता, जब भी पैरामीशियम के ऊपर या सिलिएट्स के ऊपर किसी तरीके का मैकेनिकल चेंज, प्रेशर चेंज, इस तरीके का उनको किसी तरीके का सेंस होता है, तब जाके ट्राइकोसिस्ट रिलीज होगा। ठीक है, अभी जो ट्राइकोसिस्ट है जो उसका शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटीनेस फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्राइकिनिन बोलते हैं। अब ये ट्राइकिनिन इनिशियली तो क्या होता है, बहुत कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है काफी छोटा होता है, लगभग 4 माइक्रोन का होता है। लेकिन जब ये रिलीज होता है, जब अपने आप को इलोंगेट करता है, ये जो भी प्रोटीन इसके अंदर पहले कंडेंस फॉर्म में थे, जब वो अपने आप को इलोंगेट करते हैं तो इसकी जो साइज है 4 माइक्रोन से चेंज होकर 40 माइक्रोन तक चली जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे पीपीटी की मदद से समझा रखा है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्राइकोसिस्ट है वो क्या है, इस आर स्मॉल ऑर्गेनल्स ऑफ अबाउट 4 माइक्रोन इन लेंथ विद एन इलोंगेटेड शाफ्ट एंड पॉइंटेड टिप। तो इलोंगेटेड शाफ्ट होगा और ये पॉइंटेड टिप होगा। ठीक है, तो दो चीजें अभी हमने देखा डायग्राम में। उसके बाद क्या है, शाफ्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होगा जिसको हम ट्रिकनिन बोलते हैं, यानी इस शाफ्ट के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कंडेंस फॉर्म में होता है जिसको हम ट्रिकनिन बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा क्या है कि ये जो ट्राइकोसिस्ट है इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक हमें पूरी तरीके से पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि इसका जो काम होगा वो ये जो पैरामीशियम है उसको क्या है, एनकरेज प्रोवाइड करने में या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है टू द सरफेस एंड इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इसको डिफेंस मैकेनिज्म या सरफेस से अटैच होने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ध्यान रखना है। ठीक है,
अब ये जो डिस्चार्ज है, ये जो ट्राइकोसिस्ट का जो रिलीज है वो ट्रिगर कैसे होता है, तो ट्रिगर करने के लिए किसी भी तरीके का मैकेनिकल चेंज, केमिकल चेंज या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अगर मिलेगा तब जाके यहाँ पर इस तरीके का ट्राइकोसिस्ट का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो उस समय इसकी लेंथ लगभग 40 माइक्रोन तक चली जाती है, यानी लगभग 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया इसके आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे के स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो आपको जब मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता रहा था पैरामीशियम का, तभी मैंने आपको बताया कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर आपको न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। पैरामीशियम क्या शो करता है? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि पैरामीशियम के अंदर आपको दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। एक होगा आपका मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस। तो अगर हम मैक्रो न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो मैक्रो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनकॉन्स्पिशियस होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना, किडनी शेप होगा और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनकॉन्स्पिशियस होगा, यानी वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस का जो काम होता है वो बेसिकली वेजिटेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी पैरामीशियम के बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मैक्रो न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए इसको ही एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर ये डायग्राम देखोगे तो ये जो डायग्राम बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपका मैक्रो न्यूक्लियस है, किडनी शेप होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकॉन्स्पिशियस होता है और इसका काम किस में होता है? पैरामीशियम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी पैरामीशियम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं मैक्रोन्यूक्लियस क्या है। रफली किडनी शेप होगा, ठीक है। उसके बाद इनकॉन्स्पिशियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता, ध्यान रखना है। पॉलीप्लॉइड एंड कंटेन्स मैनी न्यूक्लियोइ, यानी यहाँ क्या है? पॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियोलाई देखने को मिल जाएंगे, ये याद रखना है। पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे डेंस क्रोमोसोम भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोन्यूक्लियस की मदद से होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी जब आपका पैरामीशियम रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहा होता है उस कंडीशन में माइक्रोन्यूक्लियस से मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मैक्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी जब पैरामीशियम रिप्रोडक्शन कर रहा होता है उस कंडीशन में माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है? मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसके माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में। अगर हम माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या है? बेसिकली आप देखोगे कि ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? उसके वॉल से चिपका हुआ होता है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस के वॉल के अंदर जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन के साथ ये क्या होता है? चिपका हुआ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, द मैक्रोन्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, ये याद रखना है। उसके बाद एक ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है एंड हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इन पैरामीशियम ऑरिलिया बट नॉट इन पैरामीशियम कॉर्डेटम, यानी पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखना है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये माइक्रोन्यूक्लियस है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी होने वाली एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होगा, माइक्रोन्यूक्लियस का होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पैरामीशियम के अंदर देखेंगे तो पैरामीशियम के अंदर आपको दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, लेकिन अमीबा पैरामीशियम के अंदर आपको अमीबा और यूग्लिना के अंदर आपको सिंगल एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। लेकिन जो पैरामीशियम है उसके अंदर आपको दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से दो एंड्स ऑफ बॉडी पर अरेंज होंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके अंदर से 6 से 10 क्या है इस तरीके से फाइबर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को निकले हुए रेडियल कैनाल देखने को मिल जाएंगे आपको। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पैरामीशियम हैज टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनलाइक अमीबा एंड यूग्लिना, यानी यूग्लिना और अमीबा के अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, लेकिन पैरामीशियम के अंदर आपको दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेंगे। और हर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आप देखोगे तो आपको 6 से 10 रेडियल कैनाल देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में इस तरीके से आपको 6 से 10 इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus है उसके अंदर इंक्लूड्स ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus है इसके अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं, ये याद रखना है। नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा, फीडर कैनाल्स देखने को मिलेगा एंड द मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की द एसेसरी वैक्यूल और रेडियल कैनाल्स आर द एम्पुली ऑफ द फीडर कैनाल, यानी इसके अंदर जो एसेसरी वैक्यूल या जो रेडियल कैनाल आपको देखने को मिलता है, जो रेडियल कैनाल आपको देखने को मिलता है बेसिकली ये क्या है, फीडर कैनाल का ही एक्सटेंशन है या फीडर कैनाल का पार्ट होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पैरामीशियम के अंदर बहुत सारे फूड वैक्यूल देखने को मिलेंगे जो सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म घूम रहा होता है तो जो फूड वैक्यूल है वो भी साथ साथ घूम रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो फूड वैक्यूल है उसका शेप अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फूड। फूड का नेचर कैसा है उस बेसिस पे जो फूड वैक्यूल है उसका साइज भी बदल रहा होगा और वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, या बेसिकली बोल सकते हो एंडोप्लाज्म के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, बिकॉज cytoplasm has a tendency of the cyclosis, ठीक है। So you should remember that cytoplasm have a special capability which is known as cyclosis, ठीक है। तो cyclosis की वजह से वो क्या है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को हमने मेंशन कर रखा है। सो न्यूमरस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल्स रिसेंटली टर्म्ड एज गैस्ट्रियोल्स बाय वोल्वॉक्सी कैन बी सीन मूविंग विद द स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म, यानी जिसको हम साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल है उसका शेप अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इंजेस्टेड फूड पार्टिकल, यानी उसने किस तरीके का फूड पार्टिकल इंजेस्ट किया है उसके बेसिस पे फूड वैक्यूल का नेचर बदल सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे कि ये जो फूड वैक्यूल हैं इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल एपरेटस, ठीक है। तो अगर हम ओरल एपरेटस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ये डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ओरल ग्रूव देखने को मिलता है, ठीक है। ओरल ग्रूव के बाद क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको वेस्टिब्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो वेस्टिब्यूल है वो साइटोफेरिंग्स पे जाएगा, साइटोफेरिंग्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फूड वैक्यूल में, यानी जो भी फूड पार्टिकल है वो इसकी मदद से एंटर करता है। यानी ये जो ओरल ग्रूव है, नाम ही पता चल रहा है ओरल ग्रूव, यानी फूड पार्टिकल यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो ओरल ग्रूव लीड टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, यानी ओरल ग्रूव के जस्ट पार्ट यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो वेस्टिब्यूल है वो ओपन होता है बक्कल कैविटी में, विच देन लीड्स टू द साइटोफेरिंग्स, यानी ये किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी में, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, साइटोफेरिंग्स में चला जाता है। ये क्या होगा, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोफेरिंग्स, या उससे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी, फिर साइटोफेरिंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो साइटोफेरिंग्स है वो एक्सटेंड हो जाता है एक नैरो अपर्चर में जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम, यानी ये जो है एक छोटा सा
इस तरीके से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको साइटोस्टोम या फिर आप फूड वैक्यूल भी बोल सकते हो, जहाँ पे फूड आ जाता है और उसके बाद वो डिस्पैच हो जाता है, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले कोई फूड है ओरल ग्रुप में जाएगा, फिर वेस्टिब्यूल, फिर बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद क्या होगा साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स के बाद कहाँ है फूड वैक्यूल में जाएगा और उसमें पैक होकर डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर बहुत सारे सीलिया की लाइनिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एंड ओरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, एंड अदर सीलियरी रो भी देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका बक्कल कैविटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बक्कल कैविटी का अगर ये स्ट्रक्चर देखो तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से सीलिया का एक इस तरीके से सीलिया की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो सीलिया की लाइनिंग होती है इसको एंड ओरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके अलावा क्या है, चार चार आप बोल सकते हो कि फाइबर्स की या बोलेंगे सीलिया की एक रो देखने को मिल जाएगी जिसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, एक को बोलेंगे डॉर्सल पेनिकुलस, एक को बोलेंगे वेंट्रल पेनिकुलस और दूसरे को क्या तीसरे को क्या बोलेंगे क्वाड्रिकुलस बोलेंगे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो साइटोफेरिंग्स के अंदर आपको एक एंड ओरल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, उसके अलावा वेंट्रल पेनिकुलस, डॉर्सल पेनिकुलस और क्वाड्रिकुलस वाले स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इसका ओरल एपरेटस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो बचता है आपका साइटोपाइज। साइटोपाइज या इसको हम एनल कैनाल भी बोल सकते हैं या एनल ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोपाइज है इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा डिटेल पता नहीं है कि ये जो पैरामीशियम है इसके बॉडी के अंदर जो ओपनिंग होती है टेम्पररी होती है या परमानेंट होती है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो भी इंजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो साइटोपाइज है एक मिनिएचर अपर्चर, एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसका यूज हम फूड को बॉडी के बाहर निकालने के लिए करते हैं, इंजेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी जो साइटोपाइज है इसी को हम सेल एनस या साइटोप्रॉक्ट भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे ये सेल एनस या साइटोप्रॉक्ट की तरफ वर्क करता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जैक्ट नेचर है ओपनिंग का कि ये वेदर परमानेंट ओपनिंग है या टेम्परेरी ओपनिंग है, ये अभी तक हमें सही से पता नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो साइटोपाइज है वो क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड पोस्टीरियर टू द ओरल रीजन प्रेजेंट होता है। यानी आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी साइटोपाइज बेसिकली एनल ओपनिंग की तरह फंक्शन करता है, जिसका मेन रोल होगा कि जो इजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है या फूड को या वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।